हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। आपने पूरे साल आईआईटी जेई नीट इसका प्रिपरेशन किया और बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको पता ही नहीं था, और प्लस में आपके पास समय भी नहीं है। लेकिन अभी सब लोग बोल रहे हैं, घर वाले, टीचर्स, कि आपको बोर्ड्स में भी अच्छा लेके आना है। तो क्या आप सिर्फ एक महीने में फिजिक्स में 95% ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, वही देखते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि एक महीने में 95% लाने वाला बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन आपको मेरा ही वीडियो क्यों देखना चाहिए या मुझ पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, मैं इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में मोर देन 14 ईयर्स के लिए हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, और उनको बोर्ड्स में अबो 90% भी बहुत सारे बच्चों को लेके आए हैं। अभी मैंने बोर्ड्स का पेपर भी चेकिंग किया है, प्लस में आई हैव वर्कड विद द मॉडरेटर्स, चीफ मॉडरेटर्स ऑल्सो। तो बोर्ड्स में मार्क्स कहाँ कट होते हैं, बच्चों को कहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, या क्वेश्चन टाइप कैसे आ सकते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता सकती हूँ। इसीलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और आपका जो 95% का एम है उसको अचीव कीजिए। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स हो, राइट, उसमें अगर आपको चैंपियन बनना है तो वो स्पोर्ट्स के रूल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो स्पोर्ट्स खेला कैसे जाता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, सो बच्चों, ये है आपके सामने पेपर पैटर्न। आपको एमसीक्यू आते हैं 1 मार्क के, 10 एमसीक्यू होते हैं और उनको टोटल 10 मार्क्स होते हैं। देन यू हैव टू सॉल्व वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स मतलब इनका जो आंसर होता है आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना होता है। ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एक बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है, ये है कि अगर न्यूमेरिकल आया 1 मार्क के लिए तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या तो फिर हम कहते हैं कि वो सिर्फ फाइनल आंसर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको बताया जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2024 का क्वेश्चन है ये, 5.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे जस्ट राइट 5.4 इलेक्ट्रॉन, 5.4 वोल्ट। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखना है, इवन इफ दैट क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। देन शॉर्ट आंसर, इसमें आपको क्या करना होता है, 2 मार्क के आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8। ये 12 क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे होता है, देयर विल बी 7 थ्योरी क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल्स। 7 + 5 12, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8। सेम पैटर्न इज देयर फॉर सेक्शन सी ऑल्सो, दैट इज शॉर्ट आंसर 2। इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 8। देन यू विल बी हैविंग लॉन्ग आंसर्स। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको कितने सॉल्व करने होते हैं, यहाँ पे 3 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अभी देखो, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है हमारा लार्ज लॉन्ग आंसर, तो उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जिसमें क्या होता है, 2 मार्क्स का थियरी और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है ना। और आपको आप यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न देखते हो तो हर एक क्वेश्चन में आपको कंपल्सरीली क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है। ठीक है, ये मतलब सब बच्चों का एक मन में डर रहता है कि फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक आप अच्छे से ध्यान में रखो बेटा, कि कोई भी पेपर है ना, बोर्ड का हो, तो वो जब बनाया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स के नीड्स को केटर कर सके, ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बोर्ड का पेपर पैटर्न जो है उसमें इजी वाले 30% क्वेश्चन रहते हैं। 30% क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इजी रहते हैं। देन एवरेज क्वेश्चंस, मतलब जिसने पूरा साल थोड़ा बहुत तो पढ़ा है वो भी ये 50% क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है।
और सिर्फ 20% क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिए, कितने, सिर्फ 20% क्वेश्चंस, मतलब अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो सिर्फ 20 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेगा वो क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। बाकी पूरा का पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो कैसे रहेगा, इजी टू मीडियम। समझ में आया? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया पेपर पैटर्न के बारे में। अभी हम समझते हैं सिलेबस को। अभी जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ कि आप आराम से अबो 95% ला सकते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो टिप्स या ट्रिक्स रहेंगे ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हमारा पहला टिप है या तो ट्रिक है, दैट इज आपको जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और वो चैप्टर वाइज वेटेज में जो चैप्टर्स को हाईएस्ट मार्क्स दिए गए हैं वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है इसको 7 मार्क्स है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कैरी 7 मार्क्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो चैप्टर्स है 1 2 3 4, और एक हम यहाँ पे देख सकते हैं वे ऑप्टिक्स, जो इजी भी है और आपको अच्छे से मार्क्स भी दे सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपने कर लिए तो आपको यहाँ पे 42 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। कोई भी ऑन एन एवरेज बच्चा भी हो तो उसको प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स तक तो वो आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो चैप्टर्स है ना उनको पहले से अच्छे से करना है, ठीक है। अभी इसके बाद ये 2 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आगे के 1 2 महीने होने वाले हैं वो आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। आपको बहुत डेडिकेशन के साथ, ठीक है ना, ये 2 महीने में पढ़ाई करनी है। जो भी अभी मैं बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कब वर्क होगा, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ आपका पढ़ाई करते हैं। इसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई में वो होता है आपका मोबाइल फ़ोन। कभी भी जब आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो मोबाइल फ़ोन बाजू में रखने का नहीं। आपका कितना भी अच्छा सेल्फ कंट्रोल क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना, अभी देखो मैं बायोलॉजी टीचर हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना आपको 100% बता सकती हूँ कि आपका जो ब्रेन है ना उसको अगर एक सिमुलेशन मिल गया ना तो नेक्स्ट के 20 मिनट्स जो है, अगर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज देख लिया या तो आपने एक सोशल मीडिया पे एक कोई भी आपका फ्रेंड है उसने आपको एक मैसेज भेजा है या तो आपने एक रील देख लिया, आपको लगता है कि 1 2 ही मिनट लगेंगे, नहीं, आपके नेक्स्ट 20 मिनट्स क्या हो जाते हैं बेटा, उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको सोशल मीडिया को कंप्लीटली बाय बाय करना है। समझ में आया? बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज करने का नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू क्रैक द फिजिक्स पेपर? The answer lies in the question itself. The formula to crack the physics is formula itself. आपको क्या करना है, आपने जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया था, ऑलमोस्ट इन ईच सेक्शन यू हैव टू सॉल्व सम कंपल्सरीली सम न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हर चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 10 इतने फॉर्मूले रहेंगे, तो आपको सभी फॉर्मूले को क्या करना है, सेपरेटली एक पेज पे लिखना है, उसका एक लिस्ट बनाना है, राइट। और उसके बाद वो जो फॉर्मूले है वो आपको आगे के 1 महीने के लिए डेली जैसे ही आप पढ़ाई के लिए बैठने वाले हो, ठीक है ना, आप कितने भी बजे पढ़ाई के लिए बैठ सकते हो। कोई बच्चे होते हैं कि वो रात को अच्छे से जग के पढ़ सकते हैं, कोई बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो उस समय जैसे हम हमारे इष्ट देवता की प्रार्थना करते हैं वैसे हमारे ये फिजिक्स देवता की आपको प्रार्थना करनी है, और वो जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो आपको मिनिमम 5 टाइम्स डेली सिर्फ रीड करने हैं, ठीक है ना, लेकिन डेली,
है ना, एक भी दिन इसमें मिस करने का नहीं। अगर आप ये फॉलो करते हो, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। समझा? अभी इसमें और एक चीज ऐसी है, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, फॉर्मूला तो मतलब रट लेते हैं, राइट, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन व्हाट इज एफ, व्हाट इज एम, व्हाट इज ए, वही उनको पता नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ, आपने अगर फॉर्मूला कितना भी अच्छे से रटा है, लेकिन आप में जो क्वांटिटीज यूज किए हैं उसका मीनिंग ही आपको पता नहीं है, तो क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, वो जो क्वांटिटीज है उसका मीनिंग भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया तो फॉर्मूला के बारे में। अभी दूसरा चीज जो है वो क्या होता है, देखो, आपको जो डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशंस और लॉज है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, एंड यू मस्ट लर्न इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। ध्यान से सुनो बेटा, बोर्ड्स में मैंने इतने सालों से काम किया है तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने डेफिनेशन और लॉज एज पर द टेक्स्ट बुक नहीं लिखे तो स्टेट बोर्ड में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको सभी डेफिनेशंस एंड लॉज जैसे टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे के वैसे लिखने हैं। आप बोलोगे मैडम एक वर्ड से ये इतना क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन लिया, उसमें अगर आपने लिखा ही नहीं कि मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर आपको डायग्राम याद है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का अगर आपको डायग्राम याद है, तो यहाँ पे सपोज ये है आपका कर्ड सरफेस, राइट। अगर आप ये एंगल दो जगह से मेजर कर सकते हो, सॉलिड सरफेस से टेंजेंट का एंगल मेजर करना है ना, तो अगर आपने यहाँ से मेजर किया तो वो अलग वैल्यू आएगा, बट सॉलिड सरफेस का इस टेंजेंट से भी ये भी तो एंगल बनता है ना, दोनों के वैल्यूज क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपने मेजर्ड इनसाइड लिक्विड नहीं लिखा तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बन सकता है और ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बन सकता है, लेकिन आपका करेक्ट वाला कौन सा है, ये। इसलिए ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक वर्ड से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज डेफिनेशन एंड लॉज। उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले तो आप डेली कर रहे हो, आपने सबसे पहले डेफिनेशंस एंड लॉज लर्न कर लिए, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू डू डायग्राम्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ये डिफरेंस। ठीक है ना, ये जो थेरोटिकल टॉपिक्स है ये पहले आप क्या कर लो, खत्म कर लो। ठीक है, आफ्टर दैट हाँ, आप एक आप और चीज कर सकते हो कि ये जब भी आप थोड़ा सा थक जाए, है ना, उस समय आप क्या कर सकते हो, डायग्राम्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए डायग्राम्स एक अलग पेज पे अगर आपको पॉसिबल है तो अलग पेज पे आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे एक एक चैप्टर के डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। फाइन। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस, इतने सारे डेरिवेशंस है, कौन से डेरिवेशंस करने हैं आपको? इसके लिए आपको लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को अच्छे से करना है। ठीक है ना, देखो ये पूरा बहुत डिटेल एनालिसिस किया है मैंने सारे पेपर्स का, और आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा कि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 40% पेपर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स भी अच्छे से कर लिए तो भी आपके बोर्ड्स में मार्क्स क्या हो सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं। समझ में आया? ये तो हो गया बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी बात आती है एक्चुअल वॉर की, एक्चुअल लड़ाई की। तो यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो, ओके, आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स कि मतलब प्रीलियम्स में बिफोर एग्ज़ाम वो अबोव 90% लाते थे, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम में उनका पेपर लिखने का बारी आया तो उनके मार्क्स ड्रास्टिकली कम होके अबोव 90 से ऑलमोस्ट 70% पे भी आ गए थे। उसका रीज़न क्या था? स्ट्रेस। बोर्ड एग्ज़ाम का अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो अपने 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकता। उससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं,
राइट, जस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल आपने कोई तो फॉर्मूला रीड किया था, या तो कोई तो डेफिनेशन रीड किया था, या तो कोई तो डेरिवेशन देखा था, याद नहीं आएगा आपको। इसके लिए आपको बहुत शांत रहना है, नथिंग टू लूज एटीट्यूड रखना है। आपने इतना अच्छे से मेहनत किया है, उसको आपको लास्ट मोमेंट पे वेस्ट नहीं करना है। बहुत शांत दिमाग से पेपर को रीड करना है और उसको लिखना शुरू करना है। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के ऑलरेडी स्ट्रेस आ रहा है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस एक साथ मत पढ़ो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, फिर आगे के क्वेश्चंस रीड करते जाओ। तो शांत रहो और बहुत अच्छे से अपना पेपर लिखो, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी। नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और न्यूमेरिकल में 2 × 3 6 की जगह पे आप लिखा है 5। अभी 12th का बच्चा 2 × 3 6 ये उसको पता नहीं होगा क्या, बट ऐसा भी लिखते हैं बच्चे। क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस ऐसा होता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन दिमाग इंटरप्रेट कर लेता है प्लस के जैसा, और 2 + 3 5 लिख लेते हैं। ओके, तो ये भी चीज आपको बिल्कुल भी करनी नहीं है। देन यू हैव टू बी केयरफुल विथ द SI यूनिट्स। लिसन स्टूडेंट्स, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसमें हाफ मार्क जो होता है आंसर का, वो किसके लिए होता है? अप्रोप्रिएट SI यूनिट के लिए। अगर आपने अप्रोप्रिएट SI यूनिट नहीं लिखा है तो वो हाफ मार्क आपका चला जाता है। तो मेक श्योर दैट यू हैव रिटन द SI यूनिट फॉर द गिवन आंसर। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम इज मनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसे भी होता है कि आपको सब आ रहा है, ओके, यू आर एबल टू राइट ऑल्सो, बट इन दिस प्रोसेस you lose the track of time, and then लास्ट के 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, और आपका सेक्शन डी जो लास्ट वाला सेक्शन है 4 मार्क्स वाला, वही स्किप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी बेटा कि आप ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। फाइन, आपको बिफोर एग्जाम जब भी आपका सिलेबस प्रिपरेशन हो जाए तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले आपको एक जगह पे शांति से बैठना है और 3 आवर्स के लिए बैठ के ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आप MCQ के लिए कितना मिनट दे रहे हो? 20 मिनट्स दे रहे हो, ठीक है। देन वेरी शॉर्ट आंसर के लिए 16 मिनट, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आप सेक्शन ए में 2 मिनट दे रहे हो। देन सेक्शन बी में आपको 40 मिनट्स देने हैं, सेक्शन सी में 64 मिनट्स, और लॉन्ग आंसर के लिए आपको मिनिमम हाफ एन आवर रखना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए। आप बोलोगे इतना समय लगता है, इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, आप खुद ट्राई कर लो। तो और ऐसा भी आप कर सकते हो, इफ इट इज़ ओके विथ यू, यू गो फॉर द सेक्शन डी फर्स्ट। आप सेक्शन डी पहले सॉल्व कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और MCQ को लास्ट में रख दो। फाइन, अभी पेपर चेकिंग को कंपल्सरीली आपको 10 मार्क्स देने हैं, सॉरी 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, वो बहुत से लोग स्किप करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, पेपर लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर लिखना जितना ज़रूरी है उतना ही आपने जो लिखा है उसको क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी है। क्या पता आपके एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके 3 मार्क्स चले जाए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट ने जो हमारा वो रीडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला था वेव नंबर वाला, उसमें होता क्या है 1/2 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाल्मर सीरीज 1/2 -1/3, ये फॉर्मूला होना चाहिए। उसने गलती से लिख दिया 1/2, स्क्वायर लिखना भूल गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके आगे का सारा आंसर हो गया रॉन्ग। तो ये 3 मार्क जो है न्यूमेरिकल के वो चले गए।
तो आपके जो लास्ट के 10 मिनट है वो आपके लिए पेपर चेकिंग के लिए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो इस प्रकार से देखो, मैंने अभी आपको मैक्सिमम शेयर किया है कि बिफोर एग्ज़ाम आपको कैसे पढ़ाई करना है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कैसे पेपर लिखना है, समय का कैसे ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप 101% बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। 95% तो सच में अगर आपने जो मैंने बातें बोली है उसको फॉलो किया, ठीक है ना, और पूरे हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ पढ़ा, तो यू विल श्योरली गेट more than 95% in your physics paper. So I wish you all the best for your exam.